हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सी दीपक पटेल और आज इस वीडियो में हम लोग साथ मिलकर बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 जो है वो मैंने अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग डाला है। आपके बुक में हो सकता है चैप्टर नंबर अलग हो, पर चैप्टर का नाम सेम होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से पहले एक चैप्टर और है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाया जाता है, जो मेरे पिछले वीडियो में था। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस चैप्टर को पढ़ के आइए, और अगर आप उस चैप्टर को पढ़ चुके हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो चैप्टर में मैंने सिखाया है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, उसका क्या फॉर्मेट है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएगी, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। तो दोस्तों, वो चैप्टर कवर करने के बाद आपको यहाँ पर आना है इस चैप्टर में। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम जो है उसमें ऐसा क्या खास है। दोस्तों, नाम में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात तो करने ही वाले हैं, पर साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्ड ऐड है एनालिसिस, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करते हैं? कंपेयर करके कि पिछले साल हमारा कितना सेल था, इस साल कितना सेल है, कितना परसेंट की ग्रोथ हुई। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो आपने देखा होगा उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात होती है कि इतना परसेंट मेरा ग्रो हो गया, इतना टर्नओवर मेरा ग्रो हो गया। तो ये सब फिगर्स कैसे निकालते हैं वो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल है और दो चार ठो इलस्ट्रेशन है, मैंने इलस्ट्रेशन भी इसमें आपको बता रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है दोस्तों, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का कैसा है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का कैसा है, उसमें कितना ग्रोथ हुआ, क्या हमें सही इसमें करना चाहिए जिससे हमारी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट प्लान, अरेंजिंग them in groups according to certain circumstances and then presenting them in a convenient and easily read and understandable format। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में होता क्या है? देखो, एनालिसिस आप बहुत सारी चीज़ों की कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एसेट की कर सकते हो, लाइबिलिटीज़ की कर सकते हो, सेल्स की कर सकते हो, सेल्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स है उनकी एनालिसिस कर सकते हो, परचेज की एनालिसिस कर सकते हो, स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो, आपका एक्सपेंस की एनालिसिस कर सकते हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस की एनालिसिस कर सकते हो। हज़ारों एनालिसिस हो सकती है। तो कौन से एनालिसिस के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को एक साथ लाना और उसको इतना कन्वीनियंट बनाना कि आपको समझ आ पाए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर एनालिसिस करनी है, तो आपको सारे अकाउंट्स को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट को इकट्ठा करोगे आप इकट्ठा करोगे सेल्स को, ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को, परचेज को और डायरेक्ट एक्सपेंस को। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करोगे, इनको कन्वीनियंटली लिखोगे और फिर इसमें परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे, राइट। तो ये होता है फाइनेंशियल एनालिसिस करना। ईजी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहला, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये है पहला पॉइंट कि आप जो है प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की कितनी है वो निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट एक्यूरेट है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकेंड पॉइंट है वो है टू मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब कि आपका बिजनेस में पोजीशन क्या है, आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा पड़ा है, कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, ये सारी चीज़ों को हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी, जो कि हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। कंपैरेटिव स्टडी यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या इस बिज़नेस में कोई और बिजनेसमैन है जो ये सेम बिजनेस कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट लॉस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार बनाते हो, आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड, आप कार बनाते हो, ठीक है। तो ABC लिमिटेड कार बनाती है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किससे कंपेयर करेगी? मारुति सुजुकी से, हुंडई से, टाटा से, ये सबसे कंपेयर करेगी। तो यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी का मतलब ये होता है कि आप अपने सेम फर्म के अंदर कंपेयर कर पाओ,
ठीक है, तो सेम बिजनेस के अंदर आप कंपेयर कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होती है इंट्रा फर्म और एक होता है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म यानी कि आप फर्म के अंदर ही कंपेयर करते हो। फर्म के अंदर कंपेयर करते हो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे शोरूम है मारुति सुजुकी के, तो वो शोरूम आपस में कंपेयर करेंगे तो उसको बोलेंगे एक फर्म के अंदर कंपैरिजन होना। पर जब आप एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को कंपेयर करते हो तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो वही सब लिखा हुआ है कि इंट्रा फर्म क्या होता है और इंटर फर्म क्या होता है। इंट्रा फर्म यानी कि प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट को अनदर डिपार्टमेंट से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। इंटर फर्म यानी कि वन बिजनेस टू अनदर, यानी कि एक कंपनी को दूसरे कंपनी से कंपेयर करना, उसको बोलते हैं हम इंटर फर्म। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट, टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है ये पता लगाने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। पांचवा, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की जाती है। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड आउट द कैपेबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा। अगर कोई आपको लोन दे रहा है तो वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ये पता लगाएगा कि क्या ये मेरा लोन वापस कर पाएगा, क्या ये मेरे लोन का इंटरेस्ट पे कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। इसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म कितना पैसा बाकी है, कितने लोगों को लॉन्ग टर्म के बाद पैसा देना है, कितने लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा देना है, कहाँ से पैसा शॉर्ट टर्म में आएगा, कहाँ पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा। ये सारी चीज़ें को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता लगा सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। अब आते हैं लिमिटेशन में। लिमिटेशन जो है बहुत सिंपल है। लिमिटेशन यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करेगी, कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करेगी। सबसे पहला, हम लोग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। हो सकता है पिछले साल कार के रेट 10 लाख हो और इस साल कार के रेट 15 लाख है, हो सकता है ना। तो अगर मैं एक कार बेचता हूँ एक साल में तो पिछले साल का टर्नओवर 10 लाख हो गया, इस साल का टर्नओवर 15 लाख हो गया। मैंने बेची तो एक ही कार और मैं बोल रहा हूँ मेरी ग्रोथ हो गई। क्या मेरी ग्रोथ हुई है? नहीं हुई है। मैंने पिछले साल भी एक कार बेची थी, इस साल भी एक कार बेची थी, भले मेरा 5 लाख रिवेन्यू बढ़ गया पर मेरी ग्रोथ नहीं हुई। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस लेवल के चेंज को भी इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, उसके बाद पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। जो एनालिस्ट है वो हमेशा अपनी कंपनी को अच्छा दिखाना चाहता है, तो वो अच्छा दिखाने के चक्कर में अपने सारे टूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, और जो भी हम मेज़र करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा। तो वो हो गया इसका एक लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब when different accounting policies are followed by two firm, comparison between their financial statement becomes unreliable। अब क्या होता है, कई बार दो लोग अलग अलग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कोई लगा रहा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, कोई लगा रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अनरिलायबल भी माना जाता है। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। Analysis of single year financial statement have limited use. Single year financial statement are of limited use as they cannot be used for interfirm or intrafirm comparison। अगर सिंगल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, कम से कम मल्टीपल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद ऑल्सो अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब है कि विंडो ड्रेसिंग के कारण भी अफेक्ट होता है, यानी कि कुछ लोग अपने फिगर को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जैसे कि किंगफिशर के केस में हुआ था। किंगफिशर ने अपने शेयर्स की प्राइस को बहुत बढ़ा रखा था, उन्होंने अपने एसेट को कुछ भी दिखा रखा था अनाप शनाप, है ना। तो इसीलिए वो विंडो ड्रेसिंग होती है, तो उससे क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आएगा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 2 या 2 से ज़्यादा साल में हम कंपेयर करते हैं और बिजनेस का ट्रेंड पता लगाते हैं कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है। इसको टाइम सीरीज भी बोलते हैं और डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो
इंट्रा फर्म एनालिसिस इसमें होता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है, हम 2 या 2 से ज़्यादा साल को कंपेयर करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस का ट्रेंड क्या है, क्या ये ग्रोइंग ट्रेंड में चल रहा है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चल रहा है। इसी को हम टाइम सीरीज बोलते हैं, इंट्रा फर्म एनालिसिस बोलते हैं और डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं सेम चीज़ को। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वर्टिकल एनालिसिस में। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल ईयर के एनालिसिस को जो है हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट का जो आइटम है या फिर प्रॉफिट लॉस का जो आइटम है उसमें क्या चेंज आया और कैसे चेंज आया, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, और ये होता है इंटरफर्म एनालिसिस। ठीक है, तो 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। दोस्तों ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट उतना तो मेरे को नहीं लगता है, पर आप फिर भी एक बार इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन कौन देखता है भाई साहब, कौन कौन देखता है। एक होता है इंटरनल यूज़र और एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र यानी कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे लोग। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन देखेगा, मैनेजमेंट के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए। इंटरनल यूज़र कौन कौन है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट क्यों देखेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ, लिक्विडिटी कितना हुआ, ये सब पता लगाना है, बिजनेस को मैनेज करना है। एम्प्लॉय क्यों देखेगा, क्योंकि एम्प्लॉय का सैलरी और बोनस तो आप ही की कंपनी से आना है, तो एम्प्लॉय भी तो जानना चाहेगा कि मेरी कंपनी की सेल कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर मैनेजमेंट, फॉर एम्प्लॉयज़। फिर एक्सटर्नल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र में इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो तो देखेगा ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपके बिजनेस में अगर वो पैसा लगा रहा है तो उसकी अर्निंग क्या होगी, वो तो देखना ही है। ठीक है, क्रेडिटर्स जो आपको उधारी में सामान बेच रहे हैं वो भी ये देखना चाहेंगे कि क्या आप सही से उस पैसे का यूज़ कर रहे हो कि नहीं, आप उधारी में सामान लेके उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए क्रेडिटर्स लोग भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। इसके बाद फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों, टैक्स, कितना टैक्स आप पे कर रहे हो, आपका प्रॉफिट कितना है, ये सब पता लगाने के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करती है। और एम्प्लॉयज़ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बोनस के लिए या फिर वेजेस कितना है वो सब के लिए यूज़ करते हैं। और कस्टमर आपके बिजनेस का फ्यूचर, आप कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब जो है कस्टमर में आता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली। चैप्टर बहुत छोटा है, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम बनाएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले रहता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब। फिर आएगा फर्स्ट ईयर का फिगर कितना है, फिर आएगा सेकेंड ईयर का फिगर कितना है। फिर हम फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर से कंपेयर करेंगे और निकालेंगे कि हमारा सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, और फिर उसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन 1 से समझ आ जाएगा। सबसे पहला देखो क्वेश्चन पढ़ो, बीसीआर लिमिटेड वाला क्वेश्चन पढ़ो। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ बीसीआर लिमिटेड इनटू कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। नॉर्मल स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है, आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। नॉर्मल स्टेटमेंट में क्या दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स 15-16, 16-17, पहले साल था 60, दूसरे साल हो गया 75। अदर इनकम पहले साल था 1.5 लाख, दूसरे साल हो गया 1,20,000। एक्सपेंस पहले साल था 44 लाख, अगले साल हो गया 50 लाख 60,000। इनकम टैक्स पहले साल था 35%, अगले साल हो गया 40%। तो सबसे पहले इन चीज़ों से मैं अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, ये जो मेरा सेल्स है और मेरा इनकम है, दोनों को प्लस कर दूंगा, एक्सपेंस से माइनस कर दूंगा और टैक्स से माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। देखो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। पहले 15-16, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 60,000, ये देखो यहाँ पर है, और अदर इनकम था 1,50,000। दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया मेरा टोटल रिवेन्यू 61,50,000। उसमें से मैं अपने एक्सपेंस को 44 लाख को माइनस कर दिया तो आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,50,000। फिर उसमें से मैं टैक्स को माइनस कर दिया तो आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,37,500। टैक्स कितना माइनस किया मैं, 35% फर्स्ट ईयर में और 40% सेकेंड ईयर में।
तो देखो 17,50,000 का 35% निकालोगे तो आएगा 6,12,500। ईजी। 15-16 का नेट प्रॉफिट आ गया। 16-17 का निकालेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो आ गया टोटल रिवेन्यू। माइनस कर देंगे एक्सपेंस तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक तो आप निकाल सकते हो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद निकालना है कि क्या हमारा इस साल से बड़ा या कम हुआ। ठीक है, तो एक बात बताओ, 15-16 में 60 लाख था और फिर हो गया 75 लाख, तो 15 लाख बढ़ गया, 15 लाख बढ़ गया। ठीक है, अब देखो अदर इनकम में क्या हुआ, अदर इनकम में क्या हुआ बताओ। अदर इनकम में पहले था 1.5 लाख, अब लोग हो गया 1,20,000, तो मेरा कम हो गया। कम हो गया कि नहीं हुआ बताओ, कम हो गया। टोटल रिवेन्यू पिछले बार था 61 लाख और इस बार है 76 लाख, बढ़ गया। मेरा एक्सपेंस पिछले बार था 44, इस बार 50, बढ़ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया, टैक्स भी बढ़ गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ गया। ठीक है, तो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस कैसे निकालना है, डिफरेंस कैसे निकालना है, 16-17 को माइनस कर देना है 15-16 से, तो आ जाएगा मेरा एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। फिर इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में कैसे निकालोगे, परसेंटेज में कैसे निकालोगे, जितना भी ये फिगर है कॉलम नंबर सी का, जो भी कॉलम नंबर सी का फिगर है, इसको ए, इसको बी, इसको सी, जो भी कॉलम नंबर सी का फिगर है उसको डिवाइड करना है 15-16 से और इंटू करना है 100। तो देखो पहला है मेरा 15 लाख, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, 25%। दूसरा है 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 20%। 14,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000 इंटू 100, 23.90। 6,60,000 डिवाइडेड बाय 44 लाख इंटू 100, 15%। 8,10,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 इंटू 100, 46.29%। 4,11,500 डिवाइडेड बाय 6,12,500 इंटू 100, 67.18%। और आखिरी का आ जाएगा 35.03%। ठीक है, इजी है, इजी है, ठीक, इजी है ना, पक्का इजी है ना। अब इजी है तो मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो मैं यहीं पे बना सकता हूं, पर क्या है, आपके लिए मैं एक अलग से स्लाइड खोल लेता हूं। देखो हमारे पास क्या क्या है, 15-16, 16-17, फिर इंक्रीज डिक्रीज और फिर परसेंटेज, 4 चीज़ें निकालनी है हमको। ठीक है, पहला क्या दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या दिया है, देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम होता है। फिर दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, ये दोनों एक्सपेंस होता है। तो सेकंड आएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। ठीक है, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर माइनस करेंगे टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, इजी। अब देखो 15-16 में मेरा था 16 लाख, सोलह 17 में था मेरा 20 लाख।
एक्सपेंस था 8 और 2, 10 और 1। तो देखो मेरा 16 लाख रुपए का इनकम था, मेरा एक्सपेंस टोटल कितना हो गया 10 लाख, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा 6 लाख। 16-17 में 20 लाख मेरा इनकम था, 10 लाख एक्सपेंस और 11 लाख एक्सपेंस, तो मेरा बचा कितना 9 लाख। टैक्स कितना दिया देखो 40%, कितना 40%, तो 6 लाख का 40% आ जाएगा 2,40,000 और 9 लाख का 40% आ जाएगा 3,60,000। तो मेरा बचेगा 6 लाख माइनस 2,40,000, 3,60,000, 9 लाख माइनस 3,60,000, 5,40,000। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब मैं निकालूंगा मेरा इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ। देखो पहले 16 लाख था तो 4 लाख से मेरा बढ़ गया, 8 था तो मेरा 2 लाख से बढ़ गया, 2 था तो मेरा 1 लाख से कम हो गया, ये 3 लाख से बढ़ गया, और ये 1,20,000 से बढ़ गया। और ये बढ़ गया 1,80,000 से। ठीक है, अब मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगा, बताओ। इसको और इसको कंपेयर करूंगा। हमेशा बेस ईयर को डिवाइड में रखते हैं, हमेशा बेस ईयर को डिवाइड में रख के निकालते हैं। ठीक है, हमेशा बेस ईयर को डिवाइड में रख के निकालते हैं। देखो 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख 25%, 2 डिवाइड बाय 8 25%, 50%, ये भी 50%, ये भी 50%, ये भी 50%। तो ये बन गया मेरा एनालिसिस। यही तो करना है बस मेरे को, पूरे चैप्टर में यही करना है। देखो देखो आंसर में देखो वही किया हुआ है, 25 25 50 50 50 50, ये 5 40 3 60 1 80 सेम है। एक लास्ट इलस्ट्रेशन, इस इलस्ट्रेशन में दोस्तों हम देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, बैलेंस शीट को। देखो आपको सारी चीज़ें दी हुई है, आपको सारी चीज़ों को सेम टू सेम नीचे उतार देना है। देखो कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, 4 चीज़ें हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, ये चारों चीज़ों को सेम टू सेम लिख दिए। इंटेंजिबल, टेंजिबल, इन्वेंट्री, कैश, 4 चीज़ें, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेंट्रीज, कैश, चारों को सेम लिख दिए। अब देखो इसके पीछे इतने सारे जीरो है तो मैं जीरो को हटा दे रहा हूँ, तो मैं इन लैक्स में लिखूंगा। तो पहला आएगा 20 15 13 14, देखो 20 15 13 14, 16 19 2 3, कुछ नहीं किया मैंने, जीरो हटा के लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने, जीरो हटा के लिख दिया। अब दोनों को कंपेयर करूंगा। देखो 2016 2017, पहले 5 लाख बढ़ गया, फिर 1 लाख कम हो गया, फिर 3 लाख बढ़ गया, फिर 1 लाख और बढ़ गया, फिर 5 लाख बढ़ गया, 3 लाख बढ़ गया, 1 लाख कम हो गया, 1 लाख बढ़ गया और 8। फिर इसको कंपेयर करूंगा, किसको किससे कंपेयर करूंगा, हमेशा बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, मैंने बताया था। तो 5 को 15 से करूंगा तो आ जाएगा 33, 1 को 14 से करूंगा तो आ जाएगा 7.14, 3 को 16 से करूंगा तो आएगा 18.5, 1 को 2 से करूंगा तो आएगा 50। ठीक है दोस्तों, इजी है बहुत ही। 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 50। तो ऐसे हो जाएगा आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन जाएगा।
दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको और बाकी रिविजन्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने सारे रिविजन्स लेक्चर डाल दिए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर्स की, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करिए उसको डिटेल में, ताकि मैं उस डाउट को समझ पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।